नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है अभी तक की तमाम बड़ी खबरों की। और आज दिन भर कौन कौन सी खबरें आज चर्चाओं में रहेंगी, किस पर बहस होगी और किस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी, इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर एलपीजी सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर लगने का यह बड़ा मामला आया है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन उसके अलावा संभल का मुद्दा, जहां पर जुमा की नमाज को लेकर इस वक्त सुरक्षा सख्त नजर आ रही है, क्योंकि आज जुमा की नमाज पढ़ी जाएगी और उससे पहले फिलहाल सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। अगली बड़ी खबर जिस पर आज नजर बनी रहेगी, हरियाणा हिमाचल में पारा 0 के करीब पहुंच चुका है, यानी ठंड और भी बढ़ रही है। प्रतिदिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। तो अगली बड़ी खबर जिस पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से, जो राजस्थान से इस वक्त आ रही है, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। एक बहुत बड़ी घटना है जयपुर में, जहां पर एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर लगने का यह मामला है, जिसमें 5 लोग जिंदा जले हैं। 5 लोग। सुबह सुबह यह हादसा हुआ, कई गाड़ियों में आग लगी है, क्योंकि जब टक्कर लगी 2 वाहनों के बीच तो जबरदस्त आग वहां से फैल गई। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आपको बताना चाहेंगे ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की जयपुर से, जहां पर एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर लगने का ये पूरा मामला। हादसे में 5 लोग जिंदा जले हैं। अभी तक तो खबर आ रही है और भी इसमें लोग हो सकते हैं, अभी तक उस पर साफ जो है वो जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही जानकारी पहुंचती है तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली और नींद खुलने के साथ साथ ये बहुत ही भयानक मंजर जयपुर से निकल कर आ रहा है, जहां पर 2 वाहनों के बीच एलपीजी और जो एक टैंक था उसके बीच टक्कर हुई और वहां पर आग फैल गई। मिनटों में मंजर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से आग में तब्दील हो गया, और जिसमें 5 लोग जिंदा जलने की बात यहां पर निकल कर आ रही है। दमकल की 20 गाड़ियां वहां पर पहुंची, उसके बाद ही इस पर काबू पाया गया है। सीएम भजनलाल ने हादसे पर दुख जताया है और खबर यह भी है कि वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल, ऐसा कहा गया है कि वो घटनास्थल तक पहुंचे, उन्होंने वहां का जायजा लिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये भयानक मंजर उस समय होगा जब ये आग लगी होगी, जब ये भयानक सा जो टकराव हुआ होगा 2 गाड़ियों के बीच। उसके बाद देखिए कितनी आग वहां पर फैल गई है। कुछ गाड़ियां भी जल गई हैं और 40 गाड़ियां हैं, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और 20 वहां पर जो है वो फायर ब्रिगेड को लाना पड़ा। 35 लोग इसकी चपेट में आए हैं। 35 लोग, इसमें कहा जा रहा है कि हल्के हल्के से जो जले हुए हैं, लेकिन 6 लोग जो हैं वो पूरी तरीके से जिंदा जल गए हैं इस पूरे मामले में। सीएम भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे, मौके पर पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ। उन्होंने इस पूरी घटना का जायजा लिया, घटनास्थल का जायजा लिया और ये हादसे पर भी दुख जताए हैं। तो आपको बता दें, गाड़ियों में आग लगने का हादसा इतना भयावह था कि वहां से गुजर रहे वाहन उसकी चपेट में आ गए, क्योंकि आसपास से वाहन गुजर रहे थे वो भी उसकी चपेट में आ गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कई घंटों तक आग बुझाने में जुटी। तो लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सीएम भजनलाल वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब वहां पर वो गाड़ियां गुजर रही थी, जब आग लगी तो उसके आसपास में जो गाड़ियां थी उनमें भी आग लग गई। जो खतरनाक दृश्य निकल कर आ रहा है, बेहद ही डरावना, बेहद ही भीषण आग ये वहां पर लगी। सुबह सुबह ये घटना बेहद दुखद घटना है। तो देखिए 40 गाड़ियों में आग लगने का पूरा मामला, 35 लोग इसमें झुलसे हुए हैं और सीएम भजनलाल ने इस पर गहरा दुख भी जताया है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने रखना चाहेंगे। देखिए घटना से जुड़ी यह अपडेट है। जयपुर में पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप के पास में हादसा हुआ। एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर हुई, दोनों तरफ, एक तरफ एलपीजी और दूसरी तरफ सीएनजी ट्रक। हादसे के बाद कई गाड़ियों में आग लगी, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो कहीं ना कहीं गैस थी और 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। जिंदा जल गए वहां पर 6 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और भी कई सारे लोग जो हैं वो इसमें आए हैं। 2 बस, 1 दर्जन ट्रक, कई कारें जलकर राख हो गई, क्योंकि आग इतनी फैल गई। जब 2 गैस वाले ट्रक आपस में टकराएंगे तो आप खुद सोचिएगा, 150 लोग झुलसे हैं। 10 किलोमीटर तक दहशत है। 10 किलोमीटर छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 10 किलोमीटर एक लंबा स्ट्रेच है जिसमें 150 लोग झुलसने की ये बात आ रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। और
लगातार इसको काबू किया जा रहा है। 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर पहुंची, उसके बाद ही इस आग को वहां पर काबू पाया गया है। एक बहुत बड़ा वहां पर जो है वो जो संकट है वो खड़ा हो गया था, लेकिन उसको फिलहाल निपटाया गया है। सुरक्षा के लिए आसपास का रास्ता डाइवर्ट किया गया है। जो आसपास के रास्ते हैं उन्हें फिलहाल डाइवर्ट किया गया है ताकि वहां पर उस जद में कोई ना आए, उस चपेट में कोई ना आए, क्योंकि सीएनजी और एलपीजी के बीच ये टक्कर है। दोनों ट्रक थे, दोनों में गैस है, एक तरफ सीएनजी और एक तरफ से जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो ट्रक चल रहा था। और इन दोनों ट्रकों के बीच जब भयानक टक्कर हुई, जब भीषण टक्कर हुई, तो इस टक्कर से वहां पर आग लग गई और आग लगने से आसपास चल रहे वाहनों में भी आग लगी, जिसमें 6 लोग अभी तक जिंदा जल गए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। और लगभग 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो इस चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर स्माइल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्माइल, जरा बताइएगा पूरी जानकारी क्या है और कैसे ये हादसा हुआ। ये छोटा हादसा नहीं है डॉक्टर स्माइल, बहुत बड़ा हादसा है। जी शीतल, ये वाकई बहुत बड़ा हादसा है और दर्दनाक हादसा है, जिसमें दिल दहलाने वाली बात है। सुबह करीब 6 बजे के आसपास में 2 जो टैंकर थे केमिकल के भरे हुए, वो आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़े, जिससे कि मौके पर 5 लोग तो झुलस कर मर गए और 30 लोग जो है वो भयंकर तरीके से झुलसे हैं। उन्हें एसएमएस अस्पताल भेज दिया गया है, वहां पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है और करीब 40 गाड़ियां इसकी चपेट में आई है। इसमें एक स्लीपर बस भी है। शीतल, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पास में ही पेट्रोल पंप भी है और एक केमिकल फैक्ट्री थी, वो भी इसकी आग की जद में आई है और वो जल करके खाक हो गई है। और साथ ही जो पेट्रोल पंप के सामने जो है कि स्कूल भी है, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक वहां पर जो है आसपास के लोगों का कहना है कि करीब 5 किलोमीटर तक का इसका धमाके की आवाज सुनाई दी गई। और साथ में जो है इतना जबरदस्त हादसा था कि हाथों हाथ ही भयंकर तरीके से आग की लपटें उठने लगी और जो गाड़ियां थी वो जल करके खाक हो गई आसपास की। डॉक्टर स्माइल, टक्कर के पीछे वजह क्या है? क्या एक ही तरफा ये दोनों वाहन चल रहे थे या आमने सामने की टक्कर लगी? और दोनों जो है वो गैस वाले वाहन, एक में सीएनजी का वाहन और दूसरा जो है एलपीजी का वाहन था, तो दोनों इतने। असल में क्या है शीतल, ये जो वाहन का हुआ है इसमें अभी थोड़ा सा इस चीज को पता नहीं लग रहा, क्योंकि आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है कि आमने सामने टक्कर हुई है। और आमने सामने का मतलब जाहिर सी बात है कि एक जो है ट्रक टैंकर जो है वो रोंग साइड आ रहा होगा, लाजमी बात है। जो आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है उसमें यही सामने आ रहा है कि आमने सामने की वजह से ही ये हुआ है। और इस वक्त में जो है मैं आपको पूरी क्लियर पिक्चर कर दूं कि जो मुख्यमंत्री है वो वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने जिनकी जान गई है उनको 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा भी की है। कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी उनके साथ में है और जयपुर के जो कमिश्नर है जॉर्ज जोसेफ, वो भी उनके साथ में है और पूरा जायजा ले रहे हैं। डॉक्टर स्माइल, अभी आंकड़ा क्या है? 6 का जो आंकड़ा आ रहा है, क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है या इतना ही आंकड़ा है फिलहाल? नहीं, बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से झुलसे हैं लोग बाग, 30 जो है बड़े जबरदस्त तरीके से झुलसे हुए हैं, उनमें और भी बढ़ सकता है। और अभी उम्मीद ये जताई जा रही है क्योंकि अभी एसएमएस सबको रेफर कर दिया गया है और उनकी जो है फौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। अभी 9:30 बजे करीब पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर पहुंचे हैं उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए। तो इस तरीके से एक ये हादसा है बड़ा जबरदस्त और दर्दनाक था, जिससे कि काफी दिल दिलाने वाली बात है। और जयपुर के लोग बड़े एक तरीके से मान के चलिए कि सदमे में, क्योंकि अजमेर रोड पे स्कूल डीपीएस होने की वजह से बच्चे सुबह जल्दी तैयार होकर के निकलते हैं, इसलिए रोक दिया गया और सारा इंफॉर्मेशन दी गई और सारा जो ट्रैफिक है वो एक तरफ से उसको वहां से पूरा डाइवर्ट कर दिया है। डॉक्टर स्माइल, कुल कितने लोग इसकी चपेट में अभी तक आए हैं? उधर तक वहां तक कोई पहुंच नहीं सके। जी, कुल कितने लोग हैं जो इस चपेट में आए हैं, जो अभी जख्मी हालात में अस्पताल पहुंचाया गया है? कितना आंकड़ा हो सकता है अभी तक? देखिए शीतल, वैसे तो 30 बताया जा रहा है, लेकिन 23 लोगों को जो है एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनकी हालत गंभीर है। और ये 5-6 से बढ़ करके और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आग में झुलसने के बाद में ये पक्का है कि बचना मुश्किल है। 60% अगर आग में जल जाता है और जिस तरीके से भयंकर टक्कर हुई है उससे तो ये है कि ये शायद 23 में से मेरे हिसाब से 15 लोग बहुत भयंकर तरीके से झुलसे हुए हैं और जिनको शायद
ऊपर बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है, जिस तरीके से बताया जा रहा है। डॉक्टर स्माइल, चलते फिरते ही वो गाड़ियां जो थी आसपास में चल रही थी, तो वहीं पर उन पर भी वो आग की चपेट आ गई और उसमें ही वो भी झुलस गए या रुके हुए थे? जरा ये पिक्चर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि टक्कर शायद इतनी ज्यादा भयानक थी कि आसपास में वाहनों तक भी ये इसकी जो है वो कहीं ना कहीं वो सब इसकी चपेट में आ चुका है और ये इतना भयानक मंजर निकल कर आ रहा है। मैंने आपको बताया ना कि ये एक स्लीपर बस भी थी जिसकी जो जली है इसमें जद में आई है। तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियों में जो लोग थे वो भी इसके जद में आए हैं और कुछ आसपास खड़े हुए लोग थे। जाहिर सी बात है सुबह के वक्त में कोई चाय वाय पीने के लिए भी कोई रुका होगा, तो या अपने जा रहा होगा छोटे मोटे काम के लिए, तो वो भी इसमें जद में आए हैं। तो ये अभी जो मामला है इसको पूरा खुलासा अभी थोड़ा रुक करके हो पाएगा, किस तरीके से लोग, कितने लोग जो है बस से जले हैं। अभी हो सकता है इसमें घायलों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस अंदाज में चपेट में दूर तक आए और 5 किलोमीटर तक धमाका और बैक टू बैक गाड़ियां जो जली हैं, ट्रक जले हैं, ये बसें जली हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी के एफआईआर पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी पर एफआईआर लगी है, उस पर सियासत गरमा चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी जारी हुआ है। आपको बताना चाहें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नोटिस जारी किया है। कल का जो मामला था, पहले अंबेडकर के मामले को लेकर सियासत गरमाई, वो बयान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया, उसी को लेकर कल प्रदर्शन हुआ। लेकिन उस बीच प्रदर्शन में जब कांग्रेस के सांसद वहां पर पहुंचे, और ऐसा बीजेपी के सांसदों का कहना है कि कांग्रेस के सांसद जबरन वहां पर घुसे और धक्का मुक्की हुई, जिसमें 2 सांसद बीजेपी की तरफ से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये कह रही है कि बीजेपी के सांसदों ने उल्टा हमारे सांसदों को धक्का दिया है, और खासतौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही गई थी। देखिए, तस्वीरें लेकर इस वक्त पूरे देश के अंदर ये देशव्यापी एक बार फिर से प्रदर्शन करने की अपील कांग्रेस द्वारा की गई है, खासतौर पर राहुल गांधी पर जो एफआईआर लगी हुई है। अब देखना होगा इसका परिणाम क्या होगा। बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश को लूटने की, अडानी की कोशिश के खिलाफ हमारी आवाज उठेगी। सर, लेकिन बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो हमेशा से ही बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी करती आई है। इतिहास साक्षी है कि हमने ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। इतिहास साक्षी है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में कानून मंत्री रहे। इतिहास साक्षी है कि खुद अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम ये संविधान न बना पाते। जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के सांसदों ने सारा रास्ता रोका। स्पीकर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टेप्स पर कोई डेमोन्स्ट्रेट ना करे, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। हमारे अध्यक्ष जी को, राहुल जी को रोका, उनको मैन हैंडल किया, और ऊपर से उल्टा ये कार्य हो रहा है। ये अपमान बाबा साहेब का है और उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक रूप अपनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार में पूर्व में मंत्री रही कृष्णा तीरथ जी मौजूद हैं। कृष्णा मैडम, कैसे देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है? कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी प्रदर्शन कर रही है, संसद में भी प्रदर्शन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की आप लोग मांग कर रहे हैं, और अब जो बीएसपी प्रमुख हैं उनका भी ये बयान सामने आ गया, मायावती का, वो भी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि भारत का संविधान और भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो किसी एक जाति संबंध से नहीं थे। उन्होंने देश की बुनियाद जो संविधान है उसको लिखा, और उसमें हर व्यक्ति के लिए सेफ्टी के लिए उन्होंने कानून बनाए। लेकिन आज ये कहना कि अम्बेडकर कहने से तुम्हारा जन्म नहीं सुधरना, अरे वो भूल गए। उनके मन की जो बात थी, जो भावना थी, वो सामने आ गई। वो भूल गए ये कि जिस देश की बुनियाद इतनी मजबूत है, उस संविधान पे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, उस देश पे आप खड़े हैं। उस देश को आप लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना तो मत करो कि जिस इंसान ने देश को बनाया, देश का संविधान लिखा, पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान हमारा आया, और जिसमें दलितों की, महिलाओं की, अक़लियतों की, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबके लिए कानून बनाया। और ख़ास तौर से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए
उन्होंने जो उद्धार करने का, उसको आप कहते हो कि अम्बेडकर अम्बेडकर मत करो। वो समझते क्या है, अम्बेडकर पूरे विश्व में नंबर 1 पे जाने जाते हैं। वो अमेरिका हो या यूके हो, सब उनका नाम का गुणगान कर रहे हैं। और जिस देश में वो रहे और जिस देश के लिए संविधान बनाया, उस देश के अगर गृह मंत्री इस तरह से कहे तो लानत है। उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए। मैम, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, आपने देखा होगा कि संसद के अंदर भी जो है वो प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और धक्का मुक्की होने की खबर सामने आई। इसके बाद जो है बीजेपी के सांसद जो है प्रताप सारंगी, उनको चोट आ गई। बीजेपी के सांसदों ने कहा कि हमें राहुल गांधी ने धक्का दिया है, इसलिए हम गिर गए, हमारे साथ धक्का मुक्की हुई। देखिए, वो ऐसा है, वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, वो डाइवर्ट करते हैं। जो कुछ देश में चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह की साजिश करते हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी, इनकी सरकार थी, तो उन्होंने काला बंदर का एक शगुफा छोड़ा था, अगर मैं अब याद दिलाऊं। काला बंदर नाखून मार रहा है वो, और दिखाते थे मेरे को, देखो ये नाखून मार दिया मेरे को, ये तो ये वो लोग हैं जो जिस तरह की जो चीज़ें नहीं होती हैं उसको पैदा करने के लिए और उसको पैदा करके लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। और वो राहुल जी को टारगेट करते हैं। राहुल जी को टारगेट नहीं कर सकते। वो एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया, मतलब क्या कुछ नहीं किया, और वो कितना त्याग उन्होंने देश के लिए किया है। और सोनिया जी ने विडो होने के बाद देश को, कांग्रेस को इतना अच्छा संभाला कि देश आगे बढ़ा, और आज ये देश को बेचने की कोशिश करें। देश बेच ही चुके हैं। तो हम चाहते हैं ये हटे, देश का उद्धार करना है, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, नौजवानों का, जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका उद्धार करना है। तो संविधान के तहत बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार हमारे मिले। इन्होंने बाबा साहब को जो कुछ कहा है वो बहुत गलत कहा है। पूरा देश और विदेश भी इस बात के लिए खिलाफ है इनके, और इनको छोड़ देना चाहिए। खुद ही नैतिकता ये कहती है उन्हें त्याग पत्र दे देना। बिल्कुल। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनका बयान सामने आया। अब उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अराजकता का माहौल जो है वो फैला रही है। दो आदमी संसद के अंदर बिना धक्के के कैसे गिर सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने धक्का नहीं दिया, लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो 2 आदमी है वो बिना धक्के के कैसे गिर सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी अराजकता फैला रही है। देखिए, अराजकता फैलाना इनका काम है। इनकी पढ़ाई में अराजकता ही सिखाया जाता है। आज से देश की आज़ादी को जब हमने हासिल किया, जब अराजकता हमने नहीं फैलाई, हमने देश की आज़ादी को हासिल किया। हमने हर व्यक्ति के, हर धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में मिल के देश को, हमने अंग्रेजों को भगा के और देश आज़ाद करके नौजवानों के हाथ में दिया। आज वो ये कह रहे हैं कि हम अराजकता फैला रहे हैं। अराजकता तो आप लोगों ने फैलाई है, जो आप इस तरह की भाषा बोल के हमारे दिलों के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठते हैं, जिन्होंने संविधान को बनाया, उस तहत हम अपने अधिकारों को पा रहे हैं। हम अपने जगह को लेने के लिए बाबा साहब ने जो हमें दिखाया, उस झंडे के नीचे हम चलते हैं। आज ये उसको गाली देंगे तो ये उसको ध्यान भटकाने के लिए अराजकता की बात कर रहे हैं। अराजक तो ये खुद हैं। इनकी जो गहराई जो है, जो इनको पढ़ाई सिखाई जाती है, चाहे इनके कितने दल हैं, इनके जो कितनी संस्थाएं, उनमें यही सिखाया जाता है। तो मैम, कांग्रेस पार्टी के अगले कदम क्या रहेंगे? कांग्रेस पार्टी का अगला कदम ये रहेगा कि देश को एकजुट करना, देश को ज्ञान दिखाना, शांतिपूर्वक हम ये कहेंगे इन्होंने जो कहा या तो वापस ले, वरना इनको गद्दी से हटाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार में पूर्व में मंत्री रही कृष्णा तीरथ, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया है, या तो उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए या तो फिर उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। चलिए अब आपको जरा लिए चलते हैं संभल, जहां का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और संभल में आज फिर से कोई न कोई बड़ी गतिविधि होने जा रही है, क्योंकि संभल में जब 19 नवंबर को एक बड़ी सर्वे हुई थी, उसके बाद ये हाईलाइट है। संभल में जुमा की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, क्योंकि मस्जिद पर नमाज को लेकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि वहां पर कोई हिंसा ना हो। आज दोपहर में ASI टीम भी संभल में पहुंचेगी और वहां पर सर्वे करने का जो भी बीड़ा उठाया है, दोपहर बाद अपना कार्य शुरू कर सकती है ASI की टीम। क्योंकि संभल में 19 को जब सर्वे हुआ था, 19 मई का पूरा मामला, 19 नवंबर का पूरा मामला जिस दिन सर्वे हुआ था, और उसके बाद 24 को दूसरा सर्वे कराया गया था। और 24 को जब दूसरा सर्वे संभल के अंदर कराया गया, उस समय पर वहां पर हिंसा हुई, क्योंकि वो मस्जिद का मामला था। हिंसा हुई और हिंसा बहुत बड़ी हिंसा में तब्दील हुई। 4 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। पुलिस और जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो आमने सामने आ चुके थे। उसके बाद इस पर चर्चाएं हुई, सियासत हुई, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा मोड़ जो संभल मामले में आया,
वो मंदिर मिलने का आया। एक मंदिर वहां पर 40 साल के बाद खुलवाया गया। 500 से 1000 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा था और जिस मंदिर के आसपास में अतिक्रमण किया गया था, घर के छज्जे बनाए गए थे, मंदिर बंद था लेकिन मंदिर के अंदर मूर्तियां थी और वहां पर डस्ट पॉल्यूशन पूरी तरह से हो चुका था, प्रदूषित हो चुका था। लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, बिजली की चोरी के मामले में टीम वहां पर छापेमारी कर रही थी, उसी दौरान प्रशासन को वहां पर एक मंदिर मिला और मंदिर में मूर्ति मिली। वो कहीं ना कहीं एक प्रामाणिक तथ्य हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के लोगों के लिए एक निकलकर सामने आया, जो इस केस में पूरे मामले में एक बहुत बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं आज शुक्रवार है और आज जुमा का दिन है, आज नमाज पढ़ी जाती है। ऐसे में संभल के अंदर सुरक्षा कड़ी व्यवस्थित की गई है। पुलिस के वहां पर जवान तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो लगातार हम संभल से आपको अपडेट देते आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम संभल पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त विजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त संभल से बने हुए हैं। मैं सीधे विजेंद्र का रुख करना चाहूंगा। विजेंद्र, आज क्या माहौल है संभल का, क्योंकि आज जुमा का दिन है, आज वहां पर एएसआई भी आ रही है दोपहर के बाद, ये बताया जा रहा है, तो कैसा माहौल आज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब 14 दिसंबर के बाद जब से मंदिर निकला है और जियाउर रहमान वर्क और उनके पिता पर जो कार्रवाई हुई है, जुर्माना 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया गया है उनको। और आपको बता दूं, संभल में टोटल 176 एफआईआर बिजली चोरी को, जिसमें 3,46,00,000 से अधिक का जुर्माना लगा है। उसके बाद ये पहले जुमे की आज नमाज है और नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और मैं बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे शाही जामा मस्जिद के गेट पर खड़ा हूँ और यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात करें तो पूरी हलचल जो है वो यहाँ तेज है। और हलचल इसलिए है कि एएसआई की टीम भी आ रही है और जुमे की नमाज भी है, तो प्रशासन के लिए एक कड़ी चौकसी व्यवस्था करनी है और व्यवस्था कर भी दी है। मैं आपको बता दूं, जो ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है, यहाँ पर ड्रोन कैमरे से पूरी चौकसी बरती जा रही है। पुलिस व्यवस्था और पीएससी यहाँ पर तैनात की गई है। पूरे संभल शहर में पुलिस भारी तादाद में तैनात है, पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है और पुलिस प्रशासन को भी अधिक संख्या में यहाँ पर लगाया गया है। विजेंद्र, मैं चाहूंगा कि जरा आप अपने पीछे का पूरा नजारा दिखाएं, किस तरह से सुरक्षा है और वहां पर कैसे आवाजाही हो रही है। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं। पहले शाही जामा मस्जिद के गेट पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। किस तरह से आप देख सकते हैं, जब गाड़ियां देखेंगे आपको, जिधर आपको मस्जिद की चारों ओर नजर आएगी तो सिर्फ पुलिस नजर आएगी और मीडिया के लोग नजर आएंगे। और इस तरफ में शाही जामा मस्जिद का गेट है, मैं उस तरफ कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरी जरा दिखाएं। इस तरह से लाठी, बैत और कैप यहाँ पर तैनात है, क्योंकि किसी भी इलीगल मूवमेंट के लिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी इलीगल मूवमेंट अगर यहाँ पर होता है तो उसमें कार्रवाई के लिए पूरी तरह से जो पुलिस व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। ये शाही मस्जिद का गेट है और यहाँ पर आज नमाज अदा होनी है और 2 बजे के बाद नमाज अदा होने के बाद उसके बाद एएसआई की टीम जो मंदिर 14 दिसंबर को निकला था उस मंदिर की लेकर के जांच पड़ताल करेगी। एएसआई टीम भी यहाँ पहुंचेगी, तो उसको लेकर के भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार और दिखाएं फोर्स का नजारा, किस तरह से यहाँ भारी तादाद में पुलिस को लगाया गया है और किस तरह से यहाँ पर हर चीज को देखा जा रहा है। ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं आपको बता दूं, एएसआई टीम जब पहुंचेगी तो ड्रोन कैमरे से मंदिर के आसपास भी मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि इलीगल मूवमेंट के लिए जो संभल प्रशासन है वो हर तरह से तैयार है। अगर कोई इलीगल मूवमेंट दिखता है तो उस पर कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। जी विजेंद्र, एएसआई की टीम भी आज वहां पर पहुंचनी है क्या? नमाज के बाद ही एएसआई टीम वहां पर पहुंचेगी और अपनी कार्रवाई शुरू करेगी? जी, निश्चित तौर पर एएसआई की जो टीम थी, बताया गया था सूत्रों के हवाले से कि मुरादाबाद में रात देर शाम भी पहुंच गई थी और अब नमाज के बाद जो है एएसआई की टीम यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद जो मंदिर है, शिव मंदिर, जो प्राचीन मंदिर निकला था, हनुमान जी की मूर्ति उसमें स्थापित है और जो कुएं की खुदाई हुई थी, कुएं की पूरी कार्बन डेटिंग होगी और मंदिर की भी कार्बन डेटिंग की जाएगी। देखा जाएगा जो मूर्तियां निकली थी वो कब की थी, उस तरह से बारीकी से जांच होगी और टीम यहाँ पर निश्चित तौर पर नमाज के बाद पहुंचेगी। जी विजेंद्र, जरा बताइएगा, मंदिर और मस्जिद के बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है? क्या दोनों को कवर किया गया है और पूरे इलाके को जो बीच का डिस्टेंस है? जी, मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर बैठेगा मंदिर और मस्जिद के एरिया में। और यहाँ पर मंदिर पर भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है, वहां भी
ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और मस्जिद एरिया को भी पूरी तरह से कवर किया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीसीटीवी कैमरे जब 24 नवंबर को जब यहाँ पर बवाल हुआ था सर्वे के दौरान, उसके बाद मस्जिद का जो एरिया है पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कवर कर दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग जो है पुलिस प्रशासन कंट्रोल रूम से कर रहा है। और मंदिर को भी सेम इसी तरह सीसीटीवी कैमरे में पूरे एरिया को कवर किया गया है। ड्रोन कैमरे से दोनों जगह निगरानी रखी जा रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो संबंध में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार चीजों को देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, पुलिस फोर्स के साथ पूरी बातचीत कर रहे हैं। अब नमाज का टाइम जब होगा, जो व्यक्ति नमाज पढ़ने आएंगे पहले जैसे ही दिशा निर्देश रहेंगे, क्योंकि जो लोग हैं, जो स्थानीय, जो इसी जगह के निवासी हैं, मसाई जामा मस्जिद के एरिया में जो रहते हैं, वही लोग नमाज पढ़ने आएंगे और उनको आइडेंटिफाई भी प्रशासन करेगा। बिल्कुल विजेंद्र, मैं इसी पे आपसे जानकारी लेना चाहता था कि क्या सभी लोग वहां पर आज नमाज पढ़ने आ सकते हैं या कोई उसके लिए लिमिटेशन प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? जी बिल्कुल, इसके लिए लिमिटेशन है और प्रशासन की पहले जैसे इस तरह पिछली बार भी धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग अधिकारियों ने की थी और ये बताया था कि अन्य जो एरिया है साई जामा मस्जिद से, वो बाहर के लोग यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आएंगे, केवल वही लोग आएंगे जो यहाँ पर पहले से नमाज पढ़ते हैं और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई प्रशासन करेगा। कहीं बाहर का कोई व्यक्ति आकर के किसी भी इलीगल मूवमेंट को अंजाम ना दे, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी विजेंद्र, ये बताइएगा, जब एएसआई की टीम वहां पर पहुंचेगी तो उनके साथ क्या पूरा प्रशासन का अमला भी साथ होगा? सिक्योरिटी तो होगी, प्रशासन का अमला भी साथ होगा? और कौन कौन लोग एएसआई की टीम के साथ होगा? बिल्कुल, मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं, संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, यहाँ के एडिशनल एसपी शिरीष चंद्र और जो एसडीएम सदर हैं वंदना मिश्रा, उनके साथ जो और भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी वो टीम के साथ रहेंगे। टीम की सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम संभल में किए गए हैं और जो टीम पहुंचेगी वो कितने सदस्य होंगे ये तो आने पर ही पता चलेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 सदस्यीय टीम यहाँ पर पुरातत्व विभाग की पहुंच रही है, वो यहाँ पर जो कार्रवाई अंडरटेक करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, ये जानकारी के लिए। देखिए, संभल से एक और बड़ी खबर, सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई और भी तेज हो गई है। ये बड़ी अपडेट, अब तक सपा सांसद के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। देखिए, सपा सांसद पर इस वक्त बिजली चोरी और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बिजली चोरी का ये पूरा मामला है। हिंसा केस के बाद अब तक सांसद परिवार पर 3 केस दर्ज हो चुके हैं। अब बिजली पर भी उनकी गाज गिरती हुई नजर आ रही है, यानी बिजली गिरती हुई नजर आ रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान जो इस वक्त सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, संभल के सांसद हैं और फिलहाल उन पर 3 एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है। बिजली चोरी और धमकाने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। उनके बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है और बहुत सारा पैसा, यानी बहुत सारा जो बिजली बिल है वो भी बकाया बताया जा रहा है कि उनका पिछले कई दिनों से वो जो बिजली बिल है वो बकाया है। तो हिंसा केस के बाद अब तक सांसद परिवार पर 3 एफआईआर जो है वो दर्ज किए गए हैं। चलिए, फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।